हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सबसे पहले चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा का सेकंड पार्ट। आज हम लोग समझेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। हम लोग देखेंगे कोल्ड वॉर क्या होता है, कैसा होता है। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ये चीज कर ली है, लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कोल्ड वॉर एरा के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि इस चैप्टर का जिस्त बनाता है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब लोग सारी की सारी वीडियोस देख रहे हैं और लगातार आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। अपन स्टार्ट करते हैं द कोल्ड वॉर एरा के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले टॉपिक से। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आखिर है क्या, ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हुआ क्या था। हमारे पास, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका में हम सबको पता है कि हमारे पास क्या है, 3 देश है या 3 नेशन है हमारे पास। यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास है कनाडा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिको है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना, होता क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में किया था कि वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट चुका था, है ना। एक वेस्टर्न वर्ल्ड बन चुका था, एक ईस्टर्न वर्ल्ड बन चुका था। वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, वेस्टर्न वर्ल्ड ये किसका सपोर्टर था, यूएसए का। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड, हाँ कि ना। और ईस्टर्न वर्ल्ड जो था, ईस्टर्न वर्ल्ड ये किसका सपोर्टर था, यूएसएसआर का। याद आया, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया और रशिया के साथ 14 और कंट्रीज मिलकर यूएसएसआर बनाता था, हाँ कि ना। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म वाली। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म वाली। ऐसा ही था कुछ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, होता क्या है। यूएसए का जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा कैपिटलिज्म फॉलो करता है। साउथ वालों को छोड़ दो, वो नैम कंट्रीज में आएगी, वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मोटा माटी समझने के लिए ऐसे समझेंगे हम लोग। दूसरी चीज क्या है, यूएसए के पास यहाँ पर बिल्कुल करीब में, यूएसए के यहाँ पर एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम, इस नेशन का नाम है क्यूबा। क्या नाम है, क्यूबा। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा यूएसएसआर कहां पर है, वो एशिया साइड में, मतलब यहां पर होगा, थोड़ा सा यूरोप में भी, है ना। ये पूरा के पूरा क्या आएगा, यूएसएसआर आएगा। क्या आएगा, यूएसएसआर, जो सोशलिज्म के फॉलोअर्स। ठीक है, 2 सुपर पावर से 1945 के बाद 2 सुपर पावर्स बन गई थी, और ये दोनों आपस में क्या नहीं करेंगे, आपस में दोनों की कोल्ड वॉर चलेगी, हॉट वॉर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी हॉट वॉर, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप लोग देखेंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए बैकग्राउंड बनाने के लिए ये काफी है। ठीक है, तो ये है क्यूबा, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमें सिर्फ ध्यान देना यूएसए पे, और यहां पर कहीं पर दूर क्या है, यूएसएसआर। ठीक है, अब देखते क्यूबा में हो क्या रहा है। देखिए क्या बता रहा है। इन अप्रैल 1961 की बात है। इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो। अब देखिए क्या है, ये बता रहा है कि क्यूबा जो है, यहां पर कम्युनिस्ट रिजिम आ गई है, कम्युनिस्ट रूल आ गया। अब ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये है यूएसए, आगे ना, और ये है क्यूबा। और क्यूबा पड़ कहां पर रहा है, क्यूबा आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। क्यूबा किस साइड आ रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आ रहा है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में बाकी सारे लोग क्या है, कैपिटलिस्ट है। अरे हाँ कि ना। और क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी को अपने एरिया में कम्युनिज्म फैलाने देगा, सोशलिज्म फैलाने देगा, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फैलाने देगा? नहीं। तो ये जो यूएसएसआर वाले लोग हैं, इनको ये लग रहा है कि क्यूबा जो है मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरे पास भी सोशलिज्म चल रहा है, इसके पास भी सोशलिज्म चल रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट रूल, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, हम लोग अल्टरनेट वर्ड्स यूज करेंगे। अभी के लिए यही समझ लो कि सोशलिज्म ही कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ही सोशलिज्म है। ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं डिफरेंस भी बता दूंगा इन दोनों में क्या होता है। तो अब सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर यूएसए के बहुत पास में क्यूबा है, और क्यूबा किसके आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पे। तो यूएसए को तो इस बात का गुस्सा आएगा, है ना, कि भाई हम, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, दुश्मन का साथ दे रहा है, दुश्मन की आइडियोलॉजी भी चल रहा है। ठीक है, तो अब यूएसएसआर को फिक्र पड़ी हुई है कि भाई ये यूएसए कभी भी इसके ऊपर अटैक करके यहां पर जो कम्युनिस्ट रूल है या सोशलिस्ट रूल है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, और यही से शुरू होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
ठीक है, क्या चीज है देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। ठीक है, अब देखो क्यूबा जो है यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट रूल है, सोशलिस्ट रूल है। उस साइड में क्या है, यूएसएसआर में, यूएसएसआर में भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रूल है। और क्यूबा अकेला कहां पर है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, आगे ना बाकी सारी कंट्रीज जो किसका साथ देती है, जो यूएसएसआर के साथ है, वो या तो ईस्टर्न यूरोप में है या एशिया में है, मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड में है सारे के सारे। अरे बोलो भैया ऐसा ही क्या है ना। तो अब सीन क्या है, अब यूएसएसआर को फिक्र पड़ रही है कि भाई ये जो क्यूबा है इसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसकी हेल्प नहीं करी तो यूएसए इसको कच्चा खा जाएगा, आगे ना। तो अब क्या होता है, अब यूएसएसआर अपने दोस्त को यानी कि क्यूबा को क्या करता है, फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प देता है। क्या देता है, फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प। बोलो कोई दिक्कत। फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प का मतलब क्या है कि इसको जिस भी चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको, है ना। पैसे की जरूरत है, ये ले पैसा, ठीक है। और किस चीज की जरूरत है, देखो तेरे को जो चाहिए वो मांग ले, मैं दे दूंगा, लेकिन इसके चंगुल से बचाना है बस मुझे तुझे। क्यों, अब देखो यूएसएसआर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ये तो बहुत दूर है कंट्री, चलो ठीक है मेरा पार्ट है लेकिन बहुत दूर है ना, मेरी आइडियोलॉजी चल रही है लेकिन बहुत दूर है। देखो ध्यान से, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये मिलिट्री बेस बना सकता है। मिलिट्री बेस का मतलब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यूएसए और यूएसएसआर की कभी हॉट वॉर हो जाती है, कभी वॉर हो जाती है। हॉट वॉर, हॉट वॉर का मतलब क्या, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मारना है इनको। तो यूएसएसआर क्या सोचेगा, यार मैं इतने दूर से इसके ऊपर अटैक करने की बजाय, इतने दूर से इसके ऊपर अटैक करने की बजाय क्यूबा में अपनी मिसाइल वगैरह रखवा लेता हूँ, ऐसे अटैक कर दूंगा, डायरेक्ट फोड़ दूंगा इसको पूरा, है कि ना। तो यूएसएसआर भी क्या चाहता है, यूएसएसआर तो यही चाहता है ना कि भाई यूएसए खत्म हो जाए, यूएसए की आइडियोलॉजी खत्म हो जाए, कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, और मेरी आइडियोलॉजी यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरी की पूरी दुनिया में क्या करे, हुकूमत करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो यही बता रहा है। तो क्यूबा की हेल्प कौन कर रहा है, क्यूबा की हेल्प कर रहा है यूएसएसआर, यूएसएसआर हेल्प कर रहा है क्यूबा की, और उसको फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, डिप्लोमेटिक हेल्प दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए आगे देखते। ये बार निकिता क्रूशेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। और इसी वजह से अब देखो ये यूएसएसआर जो है, इस यूएसएसआर का लीडर कौन है, तो इस टाइम पीरियड में यूएसएसआर का लीडर है निकिता क्रूशेव। ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, नाम याद हो जाएंगे आराम से, निकिता क्रूशेव। तो निकिता क्रूशेव जो है, ही इज द लीडर ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का लीडर है। और इसने डिसाइड किया कि भैया क्यूबा को अगर बचाना है, वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हमें अपना दबदबा कायम करना है, तो इसके लिए क्यूबा को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और क्यूबा को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है, क्यूबा को स्ट्रांग बनाने का मतलब है क्यूबा को फाइनेंशियल हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प, और उसके साथ साथ निकिता क्रूशेव क्या कह रहा है, निकिता क्रूशेव कह रहा है कि क्यूबा को अब रशियन बेस बनाना पड़ेगा, रशियन मिलिट्री बेस बनाना, है ना। मतलब अब ये क्या करेगा, अब निकिता क्रूशेव यूएसएसआर से ला लाकर सारे के सारे मिसाइल्स यहां पर रखना स्टार्ट कर देगा क्यूबा में। इसी को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, ठीक है। आगे तो क्या हो रहा है, इन 1962 स्टार्ट कब हो रहा है, देखो ये सारी की सारी चीजें 1961 में, अप्रैल 1961 में स्टार्ट हो रही है। 1962 में क्या हो रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मतलब मिसाइल्स वगैरह रखना शुरू हो जाएंगे। देखो जरा क्या हो रहा है। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। 1962 में इसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में रखना स्टार्ट कर दिया। इन 1962 निकिता क्रूशेव ने यूएसएसआर से क्या ले लेकर, यूएसएसआर से सारे के सारे मिसाइल्स लाकर क्यूबा में रखनी स्टार्ट कर दी 1962, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर क्या है, तो क्या आंसर देंगे, 1961 नहीं, 1962 आंसर देंगे, क्योंकि मिसाइल्स रखनी कब स्टार्ट हुई है, 1962 में, ठीक है। आगे आते थोड़ा सा, द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स, क्या हो गया भैया, द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ बेसेस और सिटीज इन द अमेरिकन मेनलैंड विच कुड बी थ्रेटन्ड बाय द यूएसएसआर। अब ध्यान सो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है कि भैया ये तो घबराने वाली बात है, यूएसए घबरा रहा है ना, पहली बार। क्यों, अभी तक तो ये भी सुपर पावर है, वो भी सुपर पावर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है ना, और हॉट वॉर करने का दोनों का इरादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये रशिया जो है, ये रशिया पहुंच गया इसके पड़ोस में, आगे ना, और यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहा है, और यहाँ से क्या कर देगा, फोड़ देगा तो इसको उठा के,
पिटाई कर देगा अच्छी सी, है कि ना। तो अब सीन क्या हो रहा है, अब यूएसए को पहली बार लग रहा है डर, और यूएसए कह रहा है कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, यूएसए को बर्बाद करके छोड़ेगा निकिता खुरुशेव या यूएसएसआर, ठीक है। और इसी वजह से अब देखो अमेरिका पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। क्या प्लानिंग कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यूएसए, मान लो ये यूएसए है, यूएसए ने पहले से ही कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जो सिटीज थी उसको क्या कर रखा था, उसको प्रोटेक्ट कर रखा था, उस पर मिलिट्री बेसिस वगैरह बढ़ा रखे थे। एग्जांपल के तौर पे वॉशिंगटन डीसी है ना, वॉशिंगटन डीसी, या एग्जांपल के तौर पे मान लो न्यूयॉर्क है, ठीक है। इनको क्या कर रखा था पहले से यहाँ पर ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि भाई अगर अटैक वगैरह होते भी है तो इन सिटीज को मुझे बचाने हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब था, जब यूएसएसआर इतनी दूर से अटैक करेगा। लेकिन अब यूएसएसआर कहां पर आ गया है, क्यूबा में। बोलो कहाँ आ गया है, क्यूबा में आ गया है। और अगर क्यूबा में आया है इसका मतलब अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से यूएसए ने क्या कर दिया, अपनी और भी सिटीज को क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूएसए का दिल धक 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 धड़कने लग गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना, ये सारी की सारी चीजें हो रही है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज देखते क्या है हमारा, देखिए क्या बता रहा है आगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और ये देखिए ये है क्यूबा की कैपिटल है हैवाना, ठीक है। और यूएसएसआर बहुत दूर है, मान लो यहाँ पर है, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है, अटलांटिक ओशन का भी बताऊंगा आप लोगों को क्या मेन सिस्टम है इसका, ठीक है। और यहाँ पर अटलांटिक ओशन से ही क्या आते थे, सारे के सारे मिसाइल्स आते थे और क्यूबा में लाकर डिपॉजिट करते थे। और ये मैप ना हम लोगों को 1962 में मिला है, ठीक है। और क्यूबा से मिला ये वाला मैप। ये मैप क्या बता रहा है देखिए हम लोगों को, द थ्रेट ऑफ क्यूबन मिसाइल्स 1962, ठीक है। कि यहाँ के जो क्यूबा के मिसाइल्स थे वो कितने बड़े लेवल पर अमेरिका को बर्बाद कर सकते थे उसके बारे में बताता है। तो हम लोगों को यहाँ पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मिलती है, जो क्या करेंगे, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को येलो कलर से दिखाया हुआ, ये देखिए, ये मतलब अगर ये मिसाइल छोड़ दी जाए यूएसए के ऊपर तो इतना यूएसए बर्बाद कर देती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये लगभग पूरा यूएसए बर्बाद कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब यूएसए का घबराना यहां पर बनता था, आगे ना, क्यों, क्योंकि यूएसएसआर के इंटेंशंस यहाँ पर सही नहीं लग रहे थे। इसका मतलब अब क्या होगा, अब यूएस की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। क्यों, क्योंकि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है ये होगा या नहीं होगा हम लोग देखेंगे आगे, कि क्या इन दोनों के बीच में टकराव होगा, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोनों लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये है निकिता खुरुशेव, ठीक है। किसका लीडर है ये, यूएसएसआर का। किसका लीडर है, यूएसएसआर का। यूएसएसआर का। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, फिडेल कैस्ट्रो। ये किसका लीडर है, क्यूबा का, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो सीन क्या था, ये मान लो क्यूबा, और क्यूबा में पहले कैपिटलिस्ट रिजीम ही थी, कैपिटलिस्ट रूल ही था, ठीक है। लेकिन बहुत करप्शन वगैरह हो रहा था यहाँ पर। तो फिडेल कैस्ट्रो उठता है और फिडेल कैस्ट्रो क्या करता है, इस कैपिटलिस्ट रूल को खत्म कर देता है, प्रोटेस्ट वगैरह करता है। और अब नया प्रेसिडेंट बनता है, कहाँ का, नया लीडर, नया प्रेसिडेंट बनता है कहाँ का, क्यूबा का। कौन, फिडेल कैस्ट्रो। तो दो नाम याद रखने, यूएसएसआर से कौन बंदा है हमारे पास, यूएसएसआर से हमारे पास है निकिता खुरुशेव। और दूसरा नाम हम लोगों को याद रखना है किसका, फिडेल कैस्ट्रो का। और फिडेल कैस्ट्रो कहाँ का बंदा है, क्यूबा का, ठीक है। और ये दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है। क्यों दोस्त है, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है। दोनों के दोनों किस चीज में मान रहे हैं, सोशलिज्म में मान रहे हैं। किसमें मान रहे हैं, समाजवाद में, सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में मान रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ, कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। चलिए आगे देखते क्या बता रहा है। रिएक्शन ऑफ यूएसए ओवर द प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये जो महाशय दिख रहे हैं आप लोगों को मेरे पीछे, इनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी कौन है, जॉन एफ कैनेडी 1962 में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब ये बंदा एक्शन लेगा, लेकिन ये बंदा एक्शन ऐसा लेगा जिससे यूएसएसआर क्या करे, बैक हो जाए और लड़ाई भी ना हो। क्यों, क्योंकि यूएसए को भी तो पता है कि भैया जितने मिसाइल्स मेरे पास है उतने मिसाइल इसके पास भी है,
है ना। यूएसए को ये भी पता है कि मैं अगर इसके ऊपर अटैक कर दूं मैं इसको हरा तो सकता हूं, लेकिन ये मुझे बर्बाद कर देगा। और यूएसएसआर को भी पता है कि मैं अगर इस पर अटैक करूं मैं इसको हरा तो सकता हूं, लेकिन ये मुझे बर्बाद कर देगा, क्योंकि दोनों के पास दांत तक क्या भरे हुए थे, आर्म्स, एम्युनिशन, गन्स, बॉम्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा भरे हुए थे। ठीक है, मतलब यूएसए और यूएसएसआर में कम कोई नहीं है जब हम लोग किसकी बात करें, डिफेंस की बात करें, लड़ाई की बात करें, अटैकिंग की बात करें। ठीक है, तो अब जॉन एफ कैनेडी क्या करेगा, अपना दिमाग चलाएगा और जॉन एफ कैनेडी इस मामले को ठंडा करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। ये है जॉन एफ कैनेडी, देख लो इसको ध्यान से। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी and his advisors were reluctant to do anything that might lead to a full scale nuclear war between the two countries। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और इसके जितने भी एडवाइजर्स हैं, जितने भी कैबिनेट है, इसका जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सारे के सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि भैया हमें कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में फुल स्केल वॉर छिड़ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है अंजाम क्या होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हम लोगों ने बॉम्ब गिराए थे। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरे थे तब कितनी प्रॉब्लम आई थी, देखा था ना हम लोगों ने। वर्ल्ड वॉर हार गए वो लोग, है ना। और अब अगर ये दो सुपर पावर आपस में लड़ गई तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। आगे देखिए क्या बता रहा है, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट ख्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि भैया देखो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जिससे यूएसएसआर नाराज हो जाए या यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई हो जाए। और दूसरी चीज, लेकिन निकिता ख्रुश्चेव जो यूएसएसआर का लीडर है, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को मनवाना है कि क्या, कि भैया आपने मिसाइल सारी की सारी वापस लेकर जा और जो आगे से तुम मिसाइल्स ला रहा है उसको रोक दे। ठीक है, मतलब ये जो निकिता ख्रुश्चेव की सोच है कि मैं सारी की सारी मिसाइल्स ला कर रख दूंगा कहां पर, क्यूबा में, और क्यूबा को अपना रशियन मिलिट्री बेस बना दूंगा, इसको मुझे क्या करना है, इस सोच को मुझे खत्म कर देना है। मतलब यूएसए सोच रही है कि वॉर भी ना हो और क्या हो, और यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स वगैरह निकाल कर दोबारा से अपनी रशिया में लेकर चले जाए। ठीक है, और आगे से कोई मिसाइल क्यूबा में ना लाई जाए। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है। Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा, जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर कर दिया अपनी अमेरिकन वॉरशिप्स को, क्या ऑर्डर कर दिया कि यूएसएसआर से आने वाली जितनी भी मिसाइल वॉरशिप्स है इन सबको रोक दिया जाए और इनको वापस भेजा जाए, ताकि निकिता ख्रुश्चेव को पता चल सके कि हम लोग इस मैटर के ऊपर कितने ज्यादा सीरियस है। क्या मतलब है इसका, मैं ध्यान से समझा दूं तुम। इधर देखो जरा, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। देखिए इधर देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये है यूएसएसआर, साइज में बड़ा यूएसएसआर, यूएसएसआर बहुत बड़ा। ठीक है, ये है क्यूबा। ठीक है, अब सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, यूएसएसआर से मिसाइल्स आके कहां पर रह रही है, कहां पर आ रही है, क्यूबा में आ रही है ना। और कहां से आ रही है, अटलांटिक ओशन के थ्रू आ रही है। कहां से आ रही है, अटलांटिक ओशन के थ्रू आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूएसए ने क्या करा, यूएसए का लीडर कौन है, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी क्या करेगा, जॉन एफ कैनेडी यूएसए के नेवी को बोलेगा कि भैया अपनी वॉरशिप्स निकालो। क्या निकालो, वॉरशिप्स। और यूएसएसआर से जितनी भी क्या आ रही है, फ्लीट आ रही है, जितने भी बोट्स आ रहे हैं, इन सबको क्या करो, इन सबको रोको, इन सबको रोको और इनको वापस जाने के लिए कहो। और इनको डराने के लिए भी बोल देना कि भैया अगर वापस नहीं गए तो लड़ाई कर लेंगे तुम्हारे साथ। आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में लग रहा था कि भाई साहब अब वॉर हो जाएगी इन दोनों में। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर कब से कब तक का माना जाता है, तो कोल्ड वॉर माना जाता है कब से कब तक का, 1945 से लेकर 1991 तक का। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में यूएसए और यूएसएसआर कभी आपस में लड़े नहीं। लेकिन वो कौन सा टाइम था जब लग रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर की अब वॉर हो जाएगी, है ना।
तो बहुत सारे टाइम पीरियड आए ऐसे, लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट जब लग रहा था कि अब तो लड़ाई होके रहेगी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो था 1962 का टाइम। और 1962 के टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा बढ़े आगे, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है। देखिए क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑन वर्ल्ड। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का दुनिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट रहा। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर। ठीक है, अब ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी, अब यूएसए के वॉरशिप्स यूएसएसआर के वॉरशिप्स के आमने सामने थे, आगे ना, और यूएसए के वॉरशिप्स यूएसएसआर के वॉरशिप्स को कह रहे कि भाई अब वापिस चले जाओ, आगे ना। तो अब सीन क्या हो रहा है, पूरी की पूरी दुनिया होगी नर्वस। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो देखा था वर्ल्ड वॉर 2 हम लोगों ने, 1945 में ही तो खत्म हुआ है ना। और 1945 में जापान बर्बाद हो गया, 1945 में इटली बर्बाद हो गया, जर्मनी बर्बाद हो गया, आगे ना। तो अब इतनी तबाही देखने के बाद दुनिया दोबारा से तबाही नहीं देखना चाहती, और लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी दुनिया क्या नर्वस है। ठीक है, पूरी पूरी दुनिया जो है वो क्या, उनका क्या मानना है कि अगर अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वॉर होती है तो अब कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के पास हाइड्रोजन वेपन्स है, दोनों के पास एटॉमिक वेपन्स है, दोनों के पास केमिकल वेपन्स है, पता नहीं कैसी वॉर होगी। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में वॉर हो गई इसका मतलब दुनिया खत्म। तो पूरी की पूरी दुनिया क्या कह रही है कि भैया इनसे बचा लो, इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई में हम पीस जाएंगे बिना बात के। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो रही है। अच्छा, ये देख लिया तुम लोगों ने, ये सोवियत शिप पोल्टावा एंड रूट टू क्यूबा। ठीक है, ये क्यूबा की तरफ जा रही है, ये यूएसएसआर की शिप है। इसकी फोटोज हम लोगों को देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं और क्या है, द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखते हैं क्या हम लोग इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा। द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ what came to be known as the cold war। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, हाई पॉइंट था, है ना। और किसमें, कोल्ड वॉर में। ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट, क्या कि हाई पॉइंट का मतलब क्या, हाई पॉइंट का मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में लग रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में टकराएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में अगर कोई पूछे कि व्हाट वाज द हाई टाइम ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो आंसर आएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि वॉर हो जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है, द कोल्ड वॉर रेफर्ड टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई ये है क्या, है ना, कोई पूछे कि कोल्ड वॉर क्या है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, हम लोग कि कोल्ड वॉर कहते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बीच के कंपटीशन को, यूएसए और यूएसएसआर के बीच के टेंशंस को, यूएसए और यूएसएसआर के बीच के कन्फ्रंटेशंस को। कन्फ्रंटेशंस मतलब क्या, झड़प को, है ना। ऐसा नहीं है कि 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़े ही नहीं है, आपस में लड़े, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली आमने सामने कब आए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में, और इसी वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। रिस्पेक्टिव अलाइज कौन है, यूएसए का रिस्पेक्टिव अलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसएसआर का अलाइज दोस्त कौन है, ईस्टर्न वर्ल्ड वाले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आ गया हमारे पास। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर दैट इज अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू पावर्स। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि ये जो कोल्ड वॉर था वो कभी भी हॉट वॉर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये होती तो क्या होता, कोई ऑर्डिनरी वॉर ये नहीं होता। There were wars in various regions with the two superpowers and their allies involved in a warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट वॉर्स नहीं हुए, इनडायरेक्ट वॉर्स हुए। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, तो अगर हम लोग बात करें 1971 की, तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान उस टाइम पीरियड में यूएसए का पार्ट था। समझ में आ रहा नहीं यार, यूएसए का पार्ट था का मतलब क्या है, यूएसए का अलाई था। यूएसए का अलाई था का मतलब क्या है, ये नाटो का मेंबर है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का मेंबर बन जाएगा, सीटो का मेंबर बनेगा ये। ठीक है, और पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए कौन आएगा इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। जैसे ही पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए यूएसए आता है, वैसे ही इंडिया अप्रोच करता है। इंडिया किसके पास जाता है, यूएसएसआर के पास, और बोलता है कि भैया
तेरा दुश्मन मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है, तू हेल्प करेगा? ये बोल रहा है नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ेंगे ये दोनों आपस में, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर लड़ेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जिसकी लड़ाई चल रही है उसको सपोर्ट करेंगे पीछे से। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये वाला सिस्टम चल रहा है। आगे देखिए थोड़ा सा और क्या बता रहा है। तो कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड द बैलेंस ऑफ पावर। ये बोल रहा है कि जो कोल्ड वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ पावर राइवलरीज का, मिलिट्री अलायंस का और बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने का नाम नहीं है। तो फिर कोल्ड वॉर एक्चुअली में है क्या? तो कोल्ड वॉर एक्चुअली में आइडियोलॉजिकल वॉर है, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी समझाई थी। कैसे? देखो क्या बोल रहा है। These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world। ठीक है, तो ये वॉर कैसी वॉर चल रही है? ये वॉर ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के बीच में चल तो रही है, लेकिन ये ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के बीच की लड़ाई नहीं है, ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई है ये लड़ाई कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई है। आगे ना दूसरी तरफ किस चीज की लड़ाई है? समाजवाद की लड़ाई है। ठीक है, इस साइड किसकी? लिबरलिटी की लड़ाई है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है। यूएस एंड इट्स अलायंस, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन एंड इट्स अलायंस। ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजी देखते क्या। ये बोल रहा है कि यूएस एंड इट्स अलायंस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ये लोग कौन सी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी, कि भाई दुनिया में डेमोक्रेसी हो। ठीक है, और कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई कैपिटलिज्म का मतलब क्या? कैपिटलिज्म का मतलब है अपने टैलेंट के हिसाब से लोग काम करें, सारी चीजें प्राइवेट हो। ठीक है, और क्या मैंने पहले वाली वीडियो में समझाया, देख लेना उसको एक बार। कैपिटलिज्म का और मतलब क्या है कि भाई सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लिबर्टी हो हर चीज की। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के अलायंस है। सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के अलायंस क्या बता रहे हैं? वाज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सोशलिज्म कम्युनिज्म में चलते हैं, है ना, हम लोग गरीबों की हेल्प करने वाले लोग हैं। हालांकि ना हम लोग चाहते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बना दी जाए। कौन सी सोसाइटी? इगैलिटेरियन सोसाइटी बना दी जाए। कह रहा है इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब लोग क्या हो? बराबर हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं भैया अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों का कहना क्या है? इन लोगों का कहना है कि भैया सारे के सारे रिसोर्सेज बराबर बांटे जाए। ये लोग कह रहे हैं कि भैया टैलेंट के हिसाब से जो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ज्यादा पैसे कमाए, जिसको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है वो क्या करे? अपने टैलेंट के हिसाब से पैसे कमाए और रिसोर्सेज ले ले। ठीक है, इनका कहना नहीं है भाई हर चीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सबको रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह मिलनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा कहना नहीं है। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी चल रही है। ठीक है, आज दुनिया में कौन सी आइडियोलॉजी है? ये वाली आइडियोलॉजी है ना, कैपिटलिज्म, है ना। हर जगह अब क्या है? कैपिटलिज्म हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मेनली लड़ाई किसकी है? मेनली लड़ाई है आइडियोलॉजी की, कि तेरी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है या मेरी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है। मेरी आइडियोलॉजी दुनिया के ऊपर कब्जा करेगी या तेरी आइडियोलॉजी दुनिया के ऊपर कब्जा करेगी। और लास्ट में क्या होता है? ये वाली आइडियोलॉजी क्या करती है? हार जाती है, और ये वाली आइडियोलॉजी उभर के आती है। और इसी वजह से 1991 के बाद यूएसए का डोमिनेंस पूरी की पूरी दुनिया पे बढ़ता दिखता है हम लोगों को। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए थोड़ा सा कुछ और कर सकते हैं कि हम लोग। ठीक है, ये एक मैप है जो बता रहा है कि किस तरीके से बांटा गया है दुनिया को। तो ये देखो नाटो की कंट्रीज दिखाई गई है। ये पूरा के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये नाटो की कंट्रीज है ना। और अदर अलाइज ऑफ द यूएसए, तो ये जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का दिख रहा है तुम लोगों को, ये सारे के सारे अलाइज है किसके? यूएसए के अलाइज है। ठीक है, ये ऊपर वाले नाटो के मेंबर्स है। नाटो मैंने आप लोगों को पिछली बार समझाया था, नहीं पता है तो ये लगा लो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1949 में बनी थी, है ना। 29 अप्रैल 1949 को नाटो बनाया गया था। और नाटो जो है वो यूएसए का ग्रुप था, है ना। और यूएसए ने कहा था कि भाई जो जो मेरा पार्ट बनना चाहता है, मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो नाटो के मेंबर्स बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से वॉर्सो पैक्ट, ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था। ये वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स है सारे के सारे। इसमें ईस्टर्न यूरोप वाले लोग भी दिखेंगे आप लोगों को, और एशिया वाले तो है ही। ठीक है, और जितना ये रेड कलर दिख रहा है हम लोगों को, ये सारे के सारे यूएसएसआर के सपोर्टर्स ही है ना। ये क्या होंगे? ये चाइना वगैरह दिख रहा है, मंगोलिया वगैरह दिख रहा है हम लोगों को। तो ये लोग क्या है? ये ईस्टर्न अलायंस वाले लोग हैं सारे के सारे। ठीक है, और नीचे हम लोगों को जो भी दिखेगा
है ना, नॉन अलाइन नेशंस। तो नॉन अलाइन नेशंस हम लोगों को ग्रे कलर में दिख रहा है, ये देखो, ये जितने भी ग्रे कलर में है, इंडिया दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है ना, ये म्यांमार वगैरह, थाईलैंड वगैरह, मलेशिया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे साउथ अफ्रीका वगैरह, घाना वगैरह, इजिप्ट वगैरह दिख रहा है हम लोगों को। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या, ऐसी कंट्रीज जो ना यूएसए के साइड जाएगी और ना ही यूएसएसआर के साइड जाएगी और बोलेगी कि हम लोग कंप्लीटली अलग है, ठीक है। और कुछ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और हमारी पेड क्लासेस में मुझसे पढ़ने के लिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग एक कोड इस्तेमाल करिए जिसका नाम है Y742। जितना अच्छा हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीप स्टडी में आप लोगों को पढ़ाया जाता है CUET अड्डा 24/7 पर। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट जाना है, कहाँ पर, गूगल बाबा के पास। और गूगल बाबा के पास जाके और आप लोगों को यहाँ पर डालना है क्या, आप लोगों को डालना है अड्डा 24/7, को लिखना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 डालेंगे आप लोग, कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने क्या आएगा, वेबसाइट आएगी। वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्लिक करिए, जैसे ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा लिंक आएगा आपके सामने, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाइए और यहाँ पर जाइए आप लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको CUET का ऑप्शन दिखेगा, CUET का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आप लोगों को CUET आर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। महापैक भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, महापैक का ज़्यादा फायदा है। महापैक से आप हर बैच के हर टीचर की हर वीडियो देख सकते हो, ठीक है, पूरे साल चलता है वो भी, 12 मंथ्स, हर रिकॉर्डिंग सब कुछ आप लोगों को उसमें मिलता है। महापैक के बारे में बताऊंगा। CUET आर्ट्स का भी बैच चल रहा है और इस बैच का नाम है, एक ये वाला बैच भी चलेगा अभी, CUET 2024 समर्थ बैच, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो एम्बिशन बैच चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग समर्थ के लिए भी जा सकते हो और एम्बिशन के लिए भी जा सकते हो। मेरी मानो तो समर्थ नया बैच है, तो आप लोग समर्थ के लिए जाइए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे सारे के सारे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी समर्थ बैच की। कितने का दिखा रही है, ओरिजिनल कॉस्ट दिखाऊंगा, छुपाऊंगा नहीं तुमसे कुछ भी। 10,500 रुपये का बैच है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को वो बताता हूँ। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट सबकी तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। ये बोर्ड्स के लिए भी तैयारी हो जाती है आप लोगों की और डायरेक्टली आपकी तैयारी CUET के लिए भी हो रही है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन पढ़ा रहा है, कैसे कैसे पढ़ा रहा है। आप लोगों को बाय करने के लिए बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 15% का आप लोगों को वो दिख रहा है क्या, 15% ऑफ का। अगर इसको अप्लाई कर देते हो आप लोग तो आपके लगभग 1,574 रुपये 75 रुपये बच जाते हैं। मतलब ये लगा लो 1,600 रुपये आपके लगभग बच रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा डिस्काउंट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड क्या है, Y742। कैसे याद रखेंगे Y742, अड्डा 24/7 को उल्टा कर दो, है ना, 742 बन जाएगा। तो Y742 डालो, इसको अप्लाई कर दो तो आप लोगों के लगभग 1,800 रुपये बच जाएंगे और 8,714 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। पूरा साल चलने वाला बैच है, बहुत अच्छे से रिवीजन होती है इसमें, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं इसमें और बाकी आप लोगों को क्या कहते हैं PDFs प्रोवाइड करी जाती है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोगों के चैप्टर्स को ध्यान में रखते हैं, है ना, और सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है जिससे कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आप लोग खास करके मेरी जो वीडियोस है पिछली बार वाली CUET की आप लोग देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो बच्चों के, तो उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हम लोगों को। बच्चों का CUET का और बोर्ड्स का दोनों के एग्ज़ाम्स जो है बहुत बढ़िया हुए, है ना। बच्चों ने मेल्स कर करके, मैसेज कर करके, टेलीग्राम पे मैसेज कर करके और अलग अलग तरीके से बहुत अप्रिशिएट किया है। आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 8,000 9,000 रुपये के लिए आप लोग लाइफ बर्बाद मत करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8,000 में अगर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं तो इससे बेहतरीन चीज़ कुछ भी नहीं है,
है ना। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाला लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।